सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन हाइगन ने किस प्रकार से सिद्ध किया था। देखो, जितने भी बंदे नए होंगे, आई नो बहुत सारे बंदे नए हैं यहाँ पर, इनको समझने में समस्या हो रही होगी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा माहौल क्या है। तो उसको देख लो। कक्षा 12वीं की भौतिकी का अध्याय नंबर 10, जिसे वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स, इसका ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, यानी तीसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले इसी चैप्टर के, इसी अध्याय की 2 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लें, इससे ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा था, विभिन्न वैज्ञानिकों को देखा था। जैसे पहले अपने न्यूटन चचा आए थे और उन्होंने बताया था कि प्रकाश की प्रकृति कड़ी होती है। इसके बाद हाइगन आए, मैक्सवेल आए, है ना, तमाम वैज्ञानिक आए। कोई कह रहा था कि प्रकाश की प्रकृति कड़ी होती है, कोई कह रहा था तरंगी होती है। अंत में जो अपने आइंस्टाइन चचा थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंगी भी होगी और कड़ी भी होगी। तो कड़ी प्रकृति की लगभग सारे चोचले समोचले इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है तरंगी प्रकृति की। तरंगी प्रकृति के बारे में भी हम व्यतिकरण को तो लगभग पढ़ ही चुके हैं और लगभग बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल हमें एक अच्छा खासा आइडिया है कि क्या हो गया है क्या नहीं। अगर आपको नहीं है तो पुराने लेक्चर जाकर देख ले, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ घटनाएं होती हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना होता है, हमें नहीं वैज्ञानिकों को करना होता है। जैसे न्यूटन बाबा आए तो उन्होंने कहा प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कड़ी होती है। तो उन्होंने इससे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये घटना ऐसे होती है, वो घटना वैसे होती है, फलाना ऐसी होती है, ढीका ऐसे होती है ना। तो सब लोग कह रहे थे हाँ भैया बंदे में दम तो है। और वैसे भी दम क्यों ना हो, इन्होंने ही ग्रेविटी की खोज की थी, है ना, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, और इन्होंने ही गति के समीकरण दिए थे। तो अपने समय के ये किंग हुआ करते थे, है ना। जिस तरीके से आइंस्टाइन थे वैसे ही अपने समय के न्यूटन हुआ करते थे, है ना। तो अब इन्होंने इतने सारे सिद्धांत और वो दे दिए तो लोग मानने लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ये बता नहीं पा रहे थे। लेकिन उनका जो अपना क्रेज था अपन उस समय अलग ही था, तो लोगों ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। ठीक है, ये सारी चीज़ें और धीरे धीरे वो भी सिद्ध हो जाएंगी जो ये सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। फिर हाइगन आए और इन्होंने कहा कि न्यूटन बाबा जो बोल रहे थे वो सही नहीं है, प्रकाश की प्रकृति कड़ी नहीं होती है, प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है। और जिन घटनाओं को वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं न्यूटन, उनको मैं सिद्ध करके बताऊंगा। और उन्होंने सिद्ध करके भी बता दिया। लेकिन कुछ चीज़ें इनसे भी छूट रही थी जिनको ये भी नहीं बता पा रहे थे, है ना। और उस समय इनको इतनी मान्यता भी नहीं मिली क्योंकि इनका कोई खास वो नहीं था। लेकिन फिर जब मैक्सवेल आए और उन्होंने भी यही कहा कि प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है ना कि कड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में उन्होंने बताया, जिसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो लोग कह रहे थे कि भैया हाइगन भी यही कह रहे थे और उन्होंने इतनी सारी घटनाओं को यार एक्सप्लेन कर दिया, तो बंदा झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, बंदे में दम तो है। हाँ, इक्का दुक्का चीज़ें इनसे भी छूट रही थी। अंत में आए अपने आइंस्टाइन भैया, इन्होंने कहा फालतू की लड़ाई बंद करो, प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, कड़ी प्रकृति भी होती है और तरंगी प्रकृति भी होती है ना। ओवरऑल यहाँ तक का अपना पूरा माहौल था। तरंगी प्रकृति में प्रकाश कैसे गति करता है, तरंग के फॉर्मेट में। जैसे ये हमारा प्रकाश है ना, प्रकाश का कोई स्रोत है, तो जब ये गति करेगा तो क्या करेगा, अपनी तरफ एक वेव फ्रंट क्रिएट कर लेगा कुछ इस तरीके से। जो वेव फ्रंट होगी वो हमेशा इसके लंबवत होगी। जैसे ये मान लीजिए प्रकाश की रेखा है ना, मेरे मान लीजिए इस तरीके से ये प्रकाश इस तरीके से गति कर रहा है, तो जो वेव फ्रंट क्रिएट हो रही है ना इसकी, वो बिल्कुल इसके लंबवत होगी। लंबवत यानी जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, कुछ इस प्रकार, इस तरीके से। यहाँ पर देखोगे तो हमेशा कितना कोण बन रहा है, इस स्रोत के साथ 90 डिग्री का कोण, ये है ना, 90 डिग्री का कोण। और कोई अगर बिंदु हमारे पास स्रोत है, जैसे ये है एक बिंदु स्रोत है हमारे पास इस तरीके से, तो ये बिंदु स्रोत जो वेव फ्रंट क्रिएट करेगा वो गोल होगी, है ना, गोल होगी इस तरीके से। और ये जो बिंदु है जहाँ से अपना वेव फ्रंट उत्पन्न हो रही है, जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वो बिल्कुल सेंटर में होगा, तभी ये इसके लंबवत हो पाएगा। देखो, क्योंकि सेंटर से खींची गई रेखा हमेशा वृत्त पर लंब होती है ना। अब देखो मैंने, अब मान लीजिए ये अपना बिंदु स्रोत है और मैंने वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बना दी ऐसे, तो अब बोलोगे आप कि देखो इससे इस तरीके से रेखा डालो या लंब डालो बिंदु स्रोत से, तो ये तो 19 डिग्री का एंगल है ना। लेकिन अगर इससे इधर डालो तो इधर तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, या फिर इधर डालो तो इधर तो एंगल 19 डिग्री का बन ही नहीं रहा, इधर डालो तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। लेकिन ये अपना बिंदु स्रोत है ना, इस तरीके से। और हमने क्या किया, इसके चारों तरफ ये गोल सर्कल ले लिया, है ना।
कुछ इस तरीके से एक गोल सर्कल ले लिया। अब आप लंब डाल दो कहीं पर भी, यहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, उत्तर ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण कहीं पर भी देखोगे आप पाओगे 19 डिग्री 19 डिग्री 19 डिग्री। ये 90 डिग्री का ही होता है। अगर वृत्त के केंद्र से उस के ऊपर कोई रेखा खींची जाए, कोई लंब डाला जाए, तो वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ये बात आप सभी परिचित होंगे, मैं पहले भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुका हूँ, है ना। तो इसको अपन वेव फ्रंट कहते हैं, है ना। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, जब आप जो पानी होता है वाटर, है ना, उसके अंदर अगर आप पत्थर वगैरह डालते हो तो वहाँ पर जो पानी में तरंग गति करती है वो भी तो कुछ ऐसे तरीके से गति करती है, ऐसे वो भी वेव फ्रंट क्रिएट करती है। इन्हें वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं, है ना। ये हमेशा लंबवत होते हैं जो भी स्रोत है उसके, है ना। इन्हें वेव फ्रंट कहा जाता है। तो ये इस तरीके से बिंदु है और इसके चारों तरफ ये क्या होने लगे, वेव फ्रंट क्रिएट होने लगे, और वेव फ्रंट और वेव फ्रंट और वेव फ्रंट, और ये हमेशा लंबवत होंगे। हमेशा कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। और हाँ, ये समान दूरी पर होते हैं। कुछ इस तरीके से नहीं होगा कि ये पास में है और ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा पास में है। ये समान दूरी पर होते हैं। हाँ, वो मेरी चित्रकारी खराब है इसीलिए आपको लग रहा होगा कोई पास है कोई दूर है ना। जैसे कभी मैंने बोला ना, आपने पानी है, पानी के अंदर पत्थर डालना, तो वहाँ पर जो ऊर्जा गति करती है वो इसी तरीके से तरंग के फॉर्मेट में गति करती है। देखो यहाँ पर इमेज भी है ना। हमने कई बार फेंका है, आपने भी उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से पानी में पत्थर फेंके होंगे, तो आपको पता होगा इसके चारों तरफ ये वेव फ्रंट क्रिएट हो जाती है। ये देख रहे हो, जो समान दूरी पर होती है ना। जहाँ पर पत्थर फेंका है उससे समान दूरी पर क्रिएट होंगी। इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाती है ना। और इसी तरीके से जो अपना प्रकाश है वो गति कर रहा होता है। यहाँ पर लिखा भी है वेव फ्रंट, है ना। और कभी आपने ऐसे ही पत्थर डाल के और कभी चेक नहीं किया, तो आप एक काम करो, फिर चुल्लू पर पानी लो और उसमें पत्थर डाल के फेंक के देखो, क्या पता आपको इस तरीके से वेव फ्रंट देखने को मिल जाए, है ना। तो ये वेव फ्रंट होती है। इस तरीके से प्रकाश जो है गति करता है। अब ये अपने को किसको एक्सप्लेन करना था? ये अपने को एक्सप्लेन करना था हाइगन बाबा को, कि आप बोल रहे हो कि प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है, यानी प्रकाश इस तरीके से गति करता है ना। इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे। तो हमें ये सिद्ध करके बताओ कि फिर प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन को कल पढ़ेंगे, परावर्तन को देखते हैं, है ना, कि प्रकाश का परावर्तन है ये हो कैसे जाता है। फिर इसको सिद्ध करके बताना था। अब प्रकाश का परावर्तन जिस भी भाई साहब को नहीं पता उसको मैं बता दूं, ये एक घटना होती है। ये कैसे घटित होती है? जैसे ये हमारे पास कोई भी पृष्ठ है ना, ये एक पृष्ठ है हमारे पास, इसको लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर महोदय इसको लॉक करो, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास क्या है, कोई प्रकाश की किरण आई है ना। जैसे हमारे पास सन है, ये सूर्य देवता, यहाँ से प्रकाश की किरण आई है यहाँ पर। अब ये कोई पृष्ठ है जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे दर्पण नहीं होता उसी की तरह ये परावर्तक पृष्ठ है। तो अब जब इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो ऐसे लौट के चली जाती है, ऐसे। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें एक मस्त बात पता है क्या होती है? ये जो सेंटर है, अगर यहाँ से आप एक सीधी रेखा डाल दो ऐसे, जो इसके ऊपर लंब हो, इसके ऊपर ये जो पृष्ठ है ना इसके ऊपर लंब हो, लंब का मतलब समझते हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो इस पृष्ठ के साथ, इसके साथ, इसको कहते हैं लंब। तो अब यहाँ पर मस्त घटना क्या होती है, जब प्रकाश की किरण आ रही होती है तो वो उस लंब के साथ मान लीजिए 30 डिग्री कोण बना रही है, तो जा रही होती है तो भी वो 30 डिग्री का ही कोण बनाती है। यानी आते समय मान लीजिए उसने 60 डिग्री का कोण बनाया, तो जाते समय भी वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी आते समय बनाया गया कोण, जिसको अपन आई से दर्शाते हैं, वो जाते समय बनाए गए कोण यानी आर उसके इक्वल होती है। यानी आने वाला कोण आई और जाने वाला कोण आर, ये हमेशा इक्वल होता है प्रकाश के परावर्तन की घटना में। और हमें हाइगन बाबा को या जो भी तरंग की प्रकृति को सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें यही सिद्ध करके बताना होता है कि आई इज इक्वल टू आर। अब वो कैसे सिद्ध होगा इसको देख लो, है ना। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि बोर्ड छोटा है अपना, उसी हिसाब से समझने का प्रयत्न करना। ये हमारे पास कोई भी परावर्तक पृष्ठ है ना, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, है ना, परावर्तक पृष्ठ है। अब हम क्या है, प्रकाश की किरण को लेके आ रहे हैं, सब दूर हट जाओ, ये आ गई इस तरीके से। अब यार यहाँ पर लेके आओ थोड़ा लंबी, ऐसे, तो ये आ गई एक प्रकाश की किरण,
ऐसे ही दूसरी भी आ रही है, ये आ गई प्रकाश की किरण। तो हम कुल मिलाकर 2 प्रकाश की किरणों को लेके आए हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 प्रकाश की किरण आई है, ये पहली किरण है और ये दूसरी किरण है। अब ये प्रकाश की किरण आई है तो ये परावर्तित होके भी लौट के जाएंगी, ये कुछ इस तरीके से चली गई और ये कुछ इस तरीके से चली गई ऐसे। तो प्रकाश की किरण आई है और ये लौट के चली गई। कुछ इस तरीके से, है ना। ये अब ये क्या है, वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्रकाश तरंग के फॉर्मेट में गति करता है और तरंग के फॉर्मेट में कोई भी चीज़ अगर गति कर रही है तो वो किस फॉर्मेट में गति करती है, वो वेव फ्रंट के फॉर्मेट में गति करती है। तो ये भी वेव फ्रंट के फॉर्मेट में गति करेगी, तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट होगी, है ना। जिस तरफ प्रकाश आता है उसके लंबवत होती है वेव फ्रंट, है ना। तो इस तरीके से प्रकाश आ रहा है तो ये वेव फ्रंट के फॉर्मेट में आ रहा है, ये रही वेव फ्रंट, है ना, ये रही वेव फ्रंट ऐसे, ये रही वेव फ्रंट, ये रही वेव फ्रंट, ऐसे प्रकाश आ रहा है। जैसे पानी में नहीं चलता था, देखो डायग्राम दोबारा, ऐसे 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 ऐसे, चूंकि ये बिंदु था तो ये लंबवत चल रहा था, है ना। अगर सीधे जाओगे तो ये देखो लंबवत है, ये भी लंबवत है ना। तो ये इस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या है, इस तरीके से लंबवत वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है और ये वेव फ्रंट ही गति कर रहा है। एक्चुअली में प्रकाश की किरण गति नहीं कर रही, लेकिन समझने के लिए बताइए तो क्या वेव फ्रंट गति कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट होगा ऐसे, इसको बोलते हैं आपतित वेव फ्रंट, है ना। और ये परावर्तित वेव फ्रंट है। अच्छा, इसके नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर और उसकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाओ, पूरी परिभाषा वगैरह लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर तो अपन पूरा कचरा करने वाले हैं सब चीज़ का, है ना। कुल मिलाकर इस तरीके से, है ना। तो अपन पहले एक लंब डाल लेते हैं यहाँ पर, एक इस तरीके से एक कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी एक लंब डाल लेते हैं ये, ओके। इसको अपन लॉक कर देते हैं, कंप्यूटर महोदय इसको लॉक करो ताकि बाद में दिक्कत ना आए हमें, है ना। अब इसके ऊपर हम इरेजर वगैरह चला दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें, इसे टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाओ। इसको अपन एन मान लेते हैं, एन एंड एस, और ये भी उसी तरीके से लंबा है, एन एंड एस, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये लंबा है। अब यहाँ पर देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है ना, ये पहली प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, समझने की कोशिश करो। आते समय कितना कोण बनाएगी, ये आई, है ना। आते समय कितना कोण बना रही है, ये आई, ओके। ये प्रकाश की किरण है, ये जा रही है, जाते समय ये कोण बनाएगी कितना, आर, कितना कोण बनाएगी, आर। और हमें क्या सिद्ध करना है कि आई और आर ये दोनों जुड़वा हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, इनमें कोई नफरत वाला सिस्टम है नहीं, इक्वल है ये एक दूसरे के, है ना। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक वेव फ्रंट भी क्रिएट हो रहा होगा, है ना। प्रकाश की किरण आती है तो ये इस फॉर्मेट में नहीं आती, इस फॉर्मेट में हमें सिद्ध करके नहीं बताना, इस फॉर्मेट में सिद्ध करना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो तरंग के रूप में गति करती है, ऐसे थोड़ी आती है सरल रेखा में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से एक, सॉरी कलर चेंज करें, इस तरीके से इसके लंबवत ये एक वेव फ्रंट क्रिएट कर दिया, है ना ये। और इनका बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, कितना है, 90 अंश का, क्योंकि वेव फ्रंट आते समय प्रकाश की किरण के साथ कितना कोण बनाती है, 90 अंश का ही बनाती है ना। तो ये रहा वेव फ्रंट और ये 90 अंश का कोण बना रहा है। चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ वेव फ्रंट को, ए और ए डैश। अच्छा, ये वेव फ्रंट गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेग से गति कर रहा होगा, है ना। तो इसका वेग अपन v मान लेते हैं, v वेग से ये वेव फ्रंट अपना गति कर रहा है ना। t समय में ये वेव फ्रंट यहाँ था और t समय में यही वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँच गया, मान के चलो यहाँ तक पहुँचने में इस वेव फ्रंट को t समय लगा, ठीक है। इसको ऐसे मान लो, इसको a डैश मत मान लो, इसको b मान लो, और इसको मान लो a डैश और v डैश, सबको समझा दूंगा, भी चिंता ना करो, बस देखते चलो। ये ए बी है और ए डैश बी डैश है, वी वेग से चल रहा है और यहाँ से इस वेव फ्रंट को यहाँ तक पहुँचने में इसको जो समय लगा है वो है टी। तो इसने दूरी कितनी तय की है, फिर इसने ए से ए डैश तक जो दूरी तय की है वो कितनी है, ए से ए डैश तक इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो होगी वेग इज इक्वल टू, सॉरी दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, वेग इंटू समय,
क्योंकि वेग इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेग इंटू समय। मान लीजिए v वेग से चल रही है और समय t है, जो कि हम मान के चल रहे हैं vt, कैपिटल टी स्मॉल टी जो आपकी मर्जी है वो मान लो, तो vt। तो इसने दूरी कितनी तय की है, vt दूरी तय की है। अभी सबको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो मुन्ना। ओके, तो इस तरीके से इसने गति कर ली और इनका नामकरण वगैरह अपन ने सब कर दिया। इस कोण को अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये आर है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी अभी बाकी है। तो ओवरऑल अभी तक हुआ क्या है उसको देख लो। ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और ये प्रकाश की जो किरण है वो कण के फॉर्मेट में गति नहीं कर रही है, ये प्रकाश की तरंग है, तरंग के फॉर्मेट में आ रही है। और तरंग कैसे आती है, जिधर प्रकाश आ रहा है ना, उसकी लंबवत होती है। तो इधर प्रकाश आ रहा है, हम ऐसे मान के चल रहे हैं, है ना, और ऐसे लौट के चला गया, है ना। तो आते समय भी ये किसके फॉर्मेट में आया, तरंग के फॉर्मेट में, वेव फ्रंट के फॉर्मेट में। और ये हरे रंग की मैंने ये क्या बनाई है, ये वेव फ्रंट ही है ना, जो इसके लंबवत है कुछ इस तरीके से, है ना। और आते समय इसने क्या बनाया है, 90 आई कोण बनाया है इस प्रकाश की किरण के साथ, है ना। आते समय कितना कोण बनाती है, आप सभी जानते हैं कि आई कोण बनाती है। जाते समय कितनी कोण बनाती है, आर कोण बनाती है। वेव फ्रंट के जरिए हमें ये सिद्ध करना है ताकि पता चल सके कि हाँ भैया वाकई में जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंगीय होती है और वो वाकई में वेव फ्रंट की तरह गति करती है। और हम सभी जानते हैं कि देखो, अब यहाँ पर हमें एंगल वगैरह निर्धारित करने हैं, है ना। अभी तक हम क्या समझ चुके हैं, ये वेव फ्रंट आ रहा है ना, ये वेव फ्रंट इस तरीके से गया, तो वेव फ्रंट यहाँ पर था और यहाँ पर पहुँच गया कुछ समय बाद, है ना। प्रकाश की किरण आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई, तो वेव फ्रंट भी आया और ऐसे जाने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक वेव फ्रंट को पहुँचने में जो समय लगा उसको अपन मान के चल रहे हैं टी है वो, और जो वेग है उसका v है। तो इस हिसाब से जो दूरी तय की होगी उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर ए डैश तक, वो कितनी होगी, वी टी होगी। या फिर ये जो b है इसने यहाँ तक पहुँचने में जो गति तय की है वो अपनी क्या है, वी टी है। या फिर मैं कहूँ इस बिंदु ए को यहाँ तक पहुँचने में, है ना, प्रकाश की किरण आई है ये, तो ये इस तरीके से गई है ना, तो ये वेव फ्रंट को यहाँ पर पहुँचने में वही समय वी टी लगा है, सॉरी, दूरी जो उसने तय की है वो वी टी है। तो ए से लेकर बी डैश कितना है, बी टी है। और ये सब बाद में देखने वाली कहानी है, अभी हमें कुल मिला के कोणों को समझना है। अच्छा, इसको लॉक नहीं किया गया अभी, लॉक करो इसे, इन महोदय को भी लॉक करो, ठीक है। तो अबे यार ये भी लॉक नहीं है, हद है। ठीक है, ये भी लॉक हो गई है, ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आते समय प्रकाश की किरण ने कितना कोण बनाया है, आई कोण बनाया है, ओके। अब देखो ये जो है वेव फ्रंट है, ये तो हमेशा प्रकाश की किरण के कितना रहेगा, 90 डिग्री एंगल के साथ ही रहेगा, है ना। और ये भी प्रकाश की किरण है, इसके साथ भी ये कैसा रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट मैंने पहले भी बताया हमेशा 90 डिग्री का कोण रखता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण रखेगा। अब 90 डिग्री के कोण में से क्या हो रहा है, ये इस तरीके से आते समय 90 डिग्री का कोण रख रहा है, और यहाँ से एक रेखा निकाल दी और इस कोण को हम आई कह रहे हैं, तो बचा कुछ कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस क्या आई, है ना। जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, अब ये 30 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 60 होगा। कैसे निकाला, 90 में से 30 को घटा दो। तो ऐसे ही ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल है वी फ्रंट, और यहाँ तक का कोण आई है, तो ये बचा कुछ कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस के आई, 90 डिग्री माइनस के आई हो जाएगा, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लो, ये कितना है, कितना है ये कोण, देख लो मुन्ना, ये वी फ्रंट और इसका बोलोगे 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, आर है। तो ये बचा खुचा कोण कितना होगा, 90 माइनस के आर, सीधी सी बात है, कितना होगा, 90 डिग्री माइनस के आर, ओके। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। अब यहाँ पर देखो, ये भी तो 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि अविलंब तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो अविलंब हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाता है ना, है ना। अब इस 90 डिग्री में से ये वाला जो कोण है 90 माइनस का आई हो गया, तो ये जो बचा कुचा कोण है ये कितना हो जाएगा, बचा कुचा कोण कितना हो जाएगा अपना, आई हो जाएगा, ओके। ये कितना है भैया, देख लो दोबारा गौर से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आई हो गया, क्यों, क्योंकि ये 90 माइनस आई। अब देखो दोबारा देख लो ऐसे, ये कोण 90 डिग्री माइनस के आई है, तो ये बचा कुचा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण 90 डिग्री है, और उसमें से एक कोण कितना है, 90 माइनस के आई, तो बचा कुचा कितना होगा, पहले की तरह
है ना। 90 में से घटा दो तो 90 में से घटा दो तो 90 में से 90 गया तो कितना बचा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, फिर 90 में से 90 गया तो प्लस क्या आई, है ना। दोबारा समझ लो, एक बार नहीं आया हो तो दोबारा देख लो। ये हमारे पास इस तरीके से ये लंब है ना, और ये एक रेखा इस तरीके से गई है, एक रेखा इस तरीके से गई है ना। और हम सभी जानते हैं कि ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री का है ना, अभिलंब के साथ। और ये बचा कुचा कोण कितना है, 90 डिग्री, 90 माइनस के आई का है ना। तो ये कोण कितना होगा, 90 में से घटा दो किसको, 90 माइनस के आई को, 90 माइनस के आई को 90 में से घटाओ तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस के आई, 90 में से 90 गया तो आई। सीधी सी बात है, इतना तो आपको मैथमेटिक्स आता होगा। तो ये कितना कोण बन रहा है, आई कोण बन रहा है। सेम इसी प्रकार ये आर है, सॉरी ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 में से ये 90 माइनस आर है, तो ये बचा कुचा कोण कितना होगा, ये बचा कुचा कोण अपना कितना होगा, आर होगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो आई है और ये जो आर है ये एक दूसरे के इक्वल है, आई और आर एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आते समय प्रकाश के कारण ने आई कोण बनाया है, जाते समय आर कोण बनाया। हमें बस इतना सिद्ध करना है कि ये आई और ये आर एक दूसरे के बराबर है। ओके, अब मैं जूम आउट करूंगा जैसे ही इसको, आपके दिमाग में के तोते पड़ जाएंगे। तो इसको ऐसे ही रहने दो, छोटा किया तो आपको कुछ भी दिखने वाला है नहीं, तो इसको इतने पे ही रहने दो ताकि आप बेहतर तरीके से इसको देख सको। ओके, दो चीज़ें और यहाँ पर आप समझ लो कि देखो ये ए और बी, ये ए बी क्या है अपना तरंगाग्र, है ना, सॉरी ये अपना वो वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी समय लगा, है ना। तो ये बिंदु ए है, ये वेव फ्रंट का ही एक बिंदु है ना। अब ये बिंदु आगे जा रहा है, ये बिंदु पीछे जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, पूरा वेव फ्रंट साथ चलेगा, है ना। कभी देखा है कोई गाड़ी है उसके दो टायर हैं, एक टायर आगे जा रहा हो एक टायर पीछे जा रहा हो, चलते तो साथ ही है ना वो। हाँ, एक आगे एक पीछे होता है, चलते तो साथ ही हैं वो। ऐसा नहीं कि एक एक घंटे में पहुंचे दूसरा 5 घंटे में। तो ये ए है, ये बी है। तो ए को यहाँ से बी तक पहुंचने में, ये ए है, इसको यहाँ से बी डैश तक पहुंचने में जो समय लगा होगा, दूरी तय की होगी इसने, वो कितनी होगी, वो बराबर होगी इस बी को ये ए डैश तक पहुंचने में जितनी दूरी तय करनी पड़ी है। ऐसा ही हुआ है ना, ये ए डैश तक पहुंच गया, ये बी डैश तक पहुंच गया, तो वेव फ्रंट इस तरीके से यहाँ पर पहुंच गया। कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट के फॉर्मेट में ही गति करती है, याद रखना। और वेव फ्रंट हमेशा लंबवत होता है। तो ये ए से लेकर बी डैश तक पहुंचा, ये बी से लेकर ए डैश तक पहुंचा, तो इन्होंने जो दूरी तय की वो बराबर ही होगी, क्योंकि एक ही वेव फ्रंट है। अब एक ही वेव फ्रंट के जो बिंदु हैं, ये बिंदु यहाँ तक पहुंचा, तो इस बिंदु को यहाँ तक पहुंचने में जो दूरी तय की करनी पड़ी है और इस बिंदु को यहाँ तक जो दूरी तय करनी पड़ी है वो बराबर ही होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये एक ही गाड़ी है और एक ही गाड़ी के दो टायर हैं, ये बी है ये ए है ना, दो ही बिंदु हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक टायर 1 घंटे में पहुंचे दूसरा 10 घंटे में, पहुंचेंगे तो साथ ही। तो ए से लेकर बी डैश और बी से लेकर ए डैश, इनके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो इक्वल होगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो दूरी कितनी होगी, हमने क्या माना है कि जो वेव फ्रंट है वो वी वेग से गति कर रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करनी पड़ी है, ए से लेकर ए डैश तक, ए से लेकर ए डैश तक जो पहुंचने में समय लगा है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो पहुंचने में समय लगा है, ये देख लो, ए से लेकर ए डैश, है ना, ये भी तो वही है ना, ये भी तो वही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो अलग दूरी नहीं है, वही है। ये ए बिंदु है और ये ए डैश बिंदु है, तो ए से ए डैश तक दूरी तो वही तय करनी पड़ी है ना। तो ये सभी जो दूरियां हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ओके, और ये बराबर होगी किसके, ये बराबर होगी अपनी वी इंटू टी के। कैसे, हम मान के चल रहे हैं कि टी समय पहुंचने में लगा है इसको और वी वेग से चल रही है, तो वेग इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। वेग कितना है, वी है, दूरी तो पता नहीं है, समय टी है, तो दूरी इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, वी इंटू टी, पक्षांतर कर दो। ओके, तो यहाँ तक तो जो दूरी तय की है वो कितनी है, वी इंटू टी। ओके, अब हमारे पास मस्त चीज निकल के आ गई, वो क्या, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो त्रिभुज हैं और उनकी शक्ल हूबहू एक जैसी है। देखो जरा, पहला त्रिभुज तो ये है जो अभी हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये ए बी और ए डैश, ए बी और ए डैश। दूसरा त्रिभुज ये है जो दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाला ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, है ना।
तो दो त्रिभुज हो गए, एक हो गया ए बी ए डैश, दूसरा है ए बी डैश ए डैश, ये दो त्रिभुज है ना। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल समरूप है। कैसे, देखो जरा, ए बी ए डैश, तो इनकी ये भुजा ए से लेकर ए डैश और ए डैश बी डैश ए, है ना। दो त्रिभुज में देख लो ए बी ए डैश, तो इनकी भुजा है एक ए और ए डैश, ए और ए डैश। दूसरा त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश, तो इसकी भी भुजा होगी एक ए डैश ए और ए डैश, है ना। दोनों त्रिभुजों को देख लो भैया, ये और ये दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, गौर से देख लो। ये वाली भुजा, अगर इसको ऐसे मिला दो तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा ए बी ए डैश वाला, और इसको ऐसे मिला दो तो ए डैश बी डैश ए वाला त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन ये नीचे वाली भुजा दोनों की समान है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो दोनों की एक भुजा समान है, दोनों की एक भुजा जो है समान है। अब एक भुजा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, देख लो, दोनों का ये एक कोण भी समान है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। वे फ्रंट के साथ प्रकाश की किरण कितना कोण बनाती है, और 90 डिग्री का। देखो यहाँ पर भी लिखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी, क्योंकि वे फ्रंट है, वे फ्रंट तो 90 डिग्री के कोण पर बनता है। तो एक कोण भी समान है ना। कोण भी समान होने के साथ साथ और भी देखो इनका, जैसे ए से लेकर ए बी डैश, ये रही एक वाली भुजा, है ना। ए से लेकर बी डैश, ये रही एक भुजा, और इसकी है ए डैश से लेकर बी, जबकि हम सभी जानते हैं ये सभी ए से लेकर बी डैश, बी से लेकर ए डैश, ए से लेकर ए डैश, ये तीनों क्या है, समान भुजाएं हैं। ए से लेकर ए डैश से लेकर बी डैश, और ए से लेकर बी, सॉरी, ए से लेकर बी डैश और ए डैश से लेकर बी, ये तीनों कैसे समान है, देख लो। ए डैश से लेकर बी, सॉरी, ए से लेकर बी डैश, बी से लेकर ए डैश से लेकर बी, है ना, बी से लेकर ए डैश, कैसे भी लिख दो, ए से लेकर ए डैश, तीनों इक्वल हैं। दोबारा देख लो, ए से लेकर बी डैश, ए डैश से लेकर बी और ए से लेकर ए डैश, ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो इसकी दो भुजाएं समान हो गई। अब दो भुजा समान हो जाए जिसकी, वो तो वैसे ही समरूप त्रिभुज हो गया एक दूसरे का, तो फिर उसके कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो इसके लगभग सारी चीजें समान है। इसका मतलब इसका जो एंगल आई है, इसी त्रिभुज का है ना एंगल आई, देख लो जरा गौर से, है ना। ये हो गया एक त्रिभुज। यहाँ पर भले ही कचरा हो जाए, नोट्स में सब कुछ बढ़िया लिखा मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तो देखो दोनों की नीचे वाली भुजा भी सेम है, दोनों का ऊपर वाला कोण भी समान है ना। और दूसरे की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी दोनों की समान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ए से लेकर बी डैश और ए डैश से लेकर बी, है ना। ये ए से लेकर बी डैश और ए डैश से लेकर ये बी, ये दोनों कैसी समान है, ये दोनों कैसी हैं, समान है। तो इसकी दो भुजाएं समान हो जाए, उसके तो सभी कोण वगैरह ये तो समान हो ही जाएगा। तो ये सब समान हो गए। इसका मतलब इस कोण में यहाँ पर जो एंगल आई बन रहा है और इस त्रिभुज में यहाँ पर जो एंगल आर बन रहा है ना, दोनों त्रिभुजों में जो एंगल बन रहा है आई और ये एंगल आर, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था मुन्ना, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसको जूम आउट करोगे तो पूरा कचरा हो गया। उसके बाद लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब आपको क्या है नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और भी आपको जितने चैप्टर के नोट्स चाहिए वो भी वहाँ पर अपलोडेड है, यानी पुराने चैप्टर की भी, आगे वाले चैप्टर की भी, और 11th की भी अपलोड होंगे। और मतलब जितना अवेलेबल हो पाता है मैं करा देता हूँ, है ना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे बंदे मेरे से टाइप के नोट्स बनाते हैं। जैसे कोई किसी को क्लास 12 के चाहिए, किसी को परीक्षा दिन के चाहिए, किसी को कोई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है ना। अब ये तो कोई मतलब मेरे से दूसरे बोर्ड की भी मांग लेता है ना, कोई किसी चीज़ की मांग लेता है। तो मतलब एक तरीके से मैं, और भी ऑल यू नो दैट, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी की भी नोट्स मांग लेता है, केमिस्ट्री की भी नोट्स मांग लेता है, जूलॉजी की भी नोट्स मांग लेता है, जो उसकी मर्जी उसके नोट्स मांग लेता है। तो जहाँ से मेरे पास अवेलेबल हो पाते हैं मैं उनको प्रोवाइड करा देता हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है ना। वो नोट्स आपके लिए कैसे सफिशिएंट हैं या नहीं, और आपको लग रहा है कि नहीं, तो वो आप जानते हो। देखो बायोलॉजी, या फिर आप 11th में हो, 10th में हो, या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपके एग्जाम की तैयारी, उसके सिलेबस को मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो वो नोट्स आपके लिए पर्याप्त होंगे नहीं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हो। ये ना सोचें कि मैंने दिए तो मैं उनका एक्सपर्ट हूँ या मेरे को सब जानकारी हो। हाँ, फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं टीचर ऑफ फिजिक्स, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। बट अदरवाइज अगर आप किसी भी टॉपिक पे पूछते हो तो हालांकि मैं नोट्स अगर होंगे तो प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं दे सकता। और हो सकता है, देखो अब
बायोलॉजी की भी नोट्स मैं बना दूँ, जूलॉजी की भी नोट्स मैं बना दूँ, केमिस्ट्री के भी नोट्स मैं बना दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपको नोट्स मिलते हैं वो मेरे तो होते नहीं हैं, है ना? मेरे पास अदर सोर्सेस से जितने भी अवेलेबल हो पाते हैं मैं उनको करा देता हूँ, और उनके ऊपर हो सकता है कहीं पर पेमेंट डिलीवरी करने को लिखा हो, है ना? किसी चीज़ के लिए लिखा हो, तो वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने मान लीजिए जिसने नोट्स बनाए हैं उसको पेमेंट की ज़रूरत हो, इसीलिए उसने पेमेंट वगैरह के बारे में लिखा हो, ऐसा संभव है। लेकिन बीच में हो सकता है किसी दूसरे ने उन नोट्स को एडिट किया हो और अपना पेमेंट नंबर डाल दिया हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये मैं पहले ही कहता हूँ कि मैंने कई बार टेलीग्राम के ऊपर भी बताया है कि अगर वहाँ पर कहीं पर लिखा हो पेमेंट करने को, तो भूल कर भी पेमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पर अपने ट्रस्टेबल सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो ठीक है, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैंने ये टॉपिक है आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आ गया होगा। कहीं पर अगर दिक्कत तो रिवाइंड करके देख ले, और हाँ, पुराने लेक्चर हैं उनको भी पहले देख लिया करो, ताकि ये बेहतर तरीके से समझ में आए और हम अगले लेक्चर की ओर आगे बढ़ें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टाटा, बाय।